सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम 12th क्लास की सेकंड बुक, क्या नाम है उसका रुचि का? मनसीरत, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, उसका चैप्टर 7 कर रहे हैं। मैंने चैप्टर नंबर यहाँ पे लिखा नहीं, दैट इज़ मास मीडिया एंड कम्युनिकेशंस। हमने इसके तहत पिछले लेक्चर में ये सीखा कि जब हम मास मीडिया की बात करते हैं तो ये डिफरेंट मीडिया है, ये दूसरे मीडिया से अलग हैं। वो सभी मीडियाज़ हमने डिस्कस किए, जैसे मैं आपसे क्लास में इंटरेक्शन करता हूँ, जैसे किसी इंडस्ट्री के वर्कर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जैसे किसी कॉलोनी में बैठ के आंटियाँ कम्युनिकेट करती हैं, जैसे किसी ट्रेड यूनियन के बीच में इंटरेक्शंस होती हैं, वो सभी की सभी कम्युनिकेशंस अलग हैं। वो मास कम्युनिकेशंस नहीं है। मास कम्युनिकेशन कंसेप्ट हमने सीखा कि जब आप मासेस के साथ, मास ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करते हैं, हम उस मोड ऑफ कम्युनिकेशन को, उस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को समझ रहे हैं। आज की डेट में हमने ये सीखा कि एक स्पेसिफ़िक फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन आपके पास अवेलेबल है। आज मोबाइल फ़ोन का बड़े स्तर पर इस्तेमाल है, वो हर क्षेत्र में हो रहा है। चाहे आप विदेशों में हैं, भारत में अपने परिवार से जुड़ने के लिए, चाहे भारत में आप कहीं पर भी रह कर के काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली से जुड़ सकते हैं। डिफरेंट प्रोफेशनल्स, चाहे वो टेक्नीशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, अपने काम धंधे के लिए मोबाइल फ़ोन या टेलीफोन के वाया एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बी इट एनीथिंग, भारत में इन मोड ऑफ कम्युनिकेशन के सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल मीनिंग हैं। ये उनकी एडवर्टीज़मेंट्स में भी नज़र आ जाता है। डिफरेंट बैकड्रॉप इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो रूरल सेटिंग हो या अर्बन सेटिंग। डिफरेंट तरह की इकोनॉमिक ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ दिखाई जाती हैं, चाहे वो हाई इनकम ग्रुप हो या लो इनकम ग्रुप। और डिफरेंट रीजनल, लिंग्विस्टिक, कल्चरल एलिमेंट शो किए जाते हैं। आपके मोबाइल में मिलने वाली तमाम लैंग्वेजेस भी इसी का परिणाम है, ऐड भी उसी तरह से आती है। तो आज के जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन हैं, आज के जो मीन्स हैं कम्युनिकेशन के, वो बहुत ही स्पेसिफिक हैं। लेकिन ओवरऑल ये जो मॉडर्न मोड ऑफ कम्युनिकेशन हैं, इनकी ग्रोथ, इनके आरंभ को समझना ज़रूरी था, जिससे ये समझ पाते हैं कि आज ये किस तरह से कार्य कर रहे हैं। उसके लिए हमने देखा कि बहुत ही रैपिड एक्सपेंशन हुई है, और उस रैपिड एक्सपेंशन को समझने के लिए 4 गुणों को समझना ज़रूरी था। पहला गुण हमने ये समझा था कि जैसे अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, मीडिया भी उन्हीं सोशल इंस्टीट्यूशंस की तरह होता है, यानी कि इसके कंटेंट और इसके स्ट्रक्चर को परिभाषित करता है उस समय में देश में क्या चीज़ें चल रही हैं। यानी कि उस समय में देश में पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली क्या एग्जिस्ट कर रहा है, वही बाकी सोशल इंस्टीट्यूशंस की तरह मीडिया को भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में इसके कंटेंट और इसके स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। हमने देखा था कि मीडिया, यानी कि ये जो मॉडर्न मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं, ये डायलैक्टिकली काम करता है, ये जनता को प्रभावित करता है और ये जनता से प्रभावित होता है। हमने ये भी देखा था कि ये जो मास कम्युनिकेशन है, ये डिफरेंट क्यों हो जाता है दूसरे मोड ऑफ कम्युनिकेशन से। इसका एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसके कंटेंट को डेवलप करने के लिए, इसके कंटेंट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको बहुत ही बड़े स्तर पर कैपिटल चाहिए, बहुत ही स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, मैन पावर चाहिए, तब जाकर के ये इंस्टीट्यूशंस रन हो पाते हैं। यहीं पर हमने देखा था कि स्टेट का और प्राइवेट एंटिटीज़ का, मार्केट का एंट्री होती है। मार्केट प्लेयर्स एंटर करते हैं और स्टेट एंटर करता है। हमने इस चीज़ को समझा था। और चौथा गुण हमने क्या समझा था, आप बताइए। हमने 4 गुण पढ़े थे, 3 गुण मैंने आपको बता दिए, चौथा गुण आप बता दीजिए, किसी को याद है तो। 4th पॉइंट याद है करम जी? चलिए लॉजिकली सोचिए क्या हो सकता है 4th पॉइंट। हम अभी जब पढ़ने जा रहे हैं तो हम आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया के दौरान हम मास मॉडर्न मीडिया को पढ़ेंगे, है ना। हमने अंडर द कॉलोनियल इम्पैक्ट भी पढ़ लिया। तो चौथा पॉइंट क्या है बताइए। मास कम्युनिकेशन की जब हम रैपिड ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो क्या समझ आया हमें चौथे पॉइंट के विषय में?
वो तो पहला पॉइंट था ना, हम हिस्टोरिकली ट्रेस करेंगे, स्केच का बनाएंगे इसका प्रॉपर। दूसरा पॉइंट एक था कि ये फॉर्मल ये डायलेक्टिकल होता है। तीसरा पॉइंट था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल मैनर में ये काम करता है। चौथा पॉइंट बताइए। वेरी गुड। तो चौथा पॉइंट था कि एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल डिवाइड एग्जिस्ट करता है, यानी कि आज भी ये मास मीडिया किन्हीं के पास तो एक्सेसिबल हैं, लेकिन एक बड़े वर्ग के पास शायद एक्सेसिबल ना भी हों। तो एक डिजिटल डिवाइड का कॉन्टेक्स्ट एग्जिस्ट करता है। इन 4 बिंदुओं के संदर्भ में हमने इसे समझा, जिसका आरंभ हमने पहले पॉइंट से किया कि हम इसका एक स्केच डेवलप करेंगे कि मॉडर्न मास कम्युनिकेशन का एडवेंट कैसे होता है, ये कैसे ग्रो करता है। उसमें हमने कॉलोनियल इम्पैक्ट के तहत चीज़ों को समझा। हमने ये देखा कि मॉडर्न जो एडवांस्ड फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन है, ये मॉडर्न प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है। और 1440 में जॉहन गटनबर्ग के द्वारा जो प्रिंटिंग प्रेस का ईजाद कर दिया गया, उसके बाद ये आगे बढ़ता है। हमने देखा कि भारत में मिड 19वीं सेंचुरी के दौरान ये तेज़ी से फैला, विश्व भर में भी फैला। भारत में फैलने का कारण क्या था? लिटरेसी थोड़ी इम्प्रूव होगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और ट्रांसपोर्टेशन में इन्हांसमेंट होगा। तो टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट और लिटरेसी के बढ़ने से आपने देखा कि मिड 19वीं सेंचुरी के दौरान इसका प्रसार बेहतर हुआ। लेकिन इसमें भी अभी भी ये क्लियर है कि जो हमारे देश में प्रिंट मीडिया तैयार हुआ, क्योंकि अगर हम रेडियो को देखें तो वो तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, रेडियो गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। और मेन मोड ऑफ कम्युनिकेशन में से उस समय में इसके अलावा बचते हैं जर्नलिज़म, जैसे कि प्रिंट मीडिया की बात करें, और मूवीज़ जैसे कि फ़िल्म्स की बात करें। तो प्रिंट मीडिया और फिल्म्स जो थी ये हाईली रेगुलेटेड थी, गवर्नमेंट की स्ट्रॉन्ग विजिलेंस रहती थी इस पर। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी भी लिटरेसी उतनी स्तर पर नहीं बढ़ी कि बहुत ही वाइड लेवल पर पब्लिकेशंस पहुंच चुके हैं, यानी कि अखबार उतने बड़े स्तर पर लोगों तक तो नहीं पहुंच रहे थे। लेकिन आप इसके आधार पर ये कभी भी नहीं कह सकते कि अखबारों का प्रभाव पहुंच नहीं रहा था। सर्कुलेशन यानी कि सब्सक्रिप्शन उतना वाइड बेस्ड अभी नहीं था, लेकिन जो भी लोग अखबार पढ़ते थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हों, एडमिनिस्ट्रेटिव हब हों, मार्केट एरियाज़ हों, ट्रेडिंग सेंटर्स हों, स्कूल कॉलेजेस हों, लाइब्रेरीज़ हों, इंटेलेक्चुअल सर्किट हों, हर जगह पर इन अखबारों में दी हुई चीज़ों की चर्चा बहुत करते थे। तो यानी कि वर्ड ऑफ माउथ बड़ा स्ट्रॉन्ग था इन प्रिंट में लिखे हुए कंटेंट को लेकर के। तो चीज़ें वर्ड ऑफ माउथ के वाया स्प्रेड होती थी, दूर दराज लोगों तक पहुंचती थी। अखबारों का सर्कुलेशन उतना वाइड नहीं था, लेकिन लिखे हुए कंटेंट का प्रभाव वाइडर पॉपुलेशन पर था और वो वर्ड ऑफ माउथ के वाया था। ऊंची ऊंची खबरें पढ़ी जाती थी हर जगह पर। एक व्यक्ति को अखबार एक्सेसिबल था, वो खबर पढ़ता था, 20-15 लोग उसके अराउंड सर्कल बना करके बैठते या खड़े होते थे, तो लाउडली पढ़ी जाती थी। आज भी चाय की दुकानों पर या कई एरियाज़ में आप देखते हैं इस चीज़ को फॉलो किया जाता है, लाउडली पढ़ा जाता है, लोग सुनते हैं बाकी कि यार पढ़ाओ आज की ताज़ा खबरें क्या हैं। ये सब चीज़ों से होते हुए हम अब आगे बढ़ रहे हैं। हम देख चुके हैं कि कॉलोनियल पीरियड के दौरान कैसा रहा, अब हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंट इंडिया में चीज़ें कैसी रहीं। सबसे पहली चीज़ है द अप्रोच क्या रही होगी मास मीडिया और कम्युनिकेशन को लेकर के आज़ादी के बाद। आप जानते हैं हमारे देश के स्तर पर नीतियों के निर्माण पे काफ़ी प्रभाव शुरुआती 2 दशकों के दौरान, यानी कि इनिशियल 2 डेकेड्स के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा है। और इसके तहत जवाहरलाल नेहरू ये चाहते थे कि एक रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, वो स्टेट लेड डेवलपमेंट हो, यानी कि जो डेवलपमेंट में कमांडिंग हाइट्स अचीव करे वो स्टेट करे। मेन चीज़ ये है कि एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस लेड डाउन किया जाए और धीरे धीरे भारत में प्राइवेट सेक्टर का फिर उसके साथ विकास हो। कोशिश ये थी कि सभी डायमेंशंस में विकास हो, बहुआयामी विकास हो, तीव्र गति से हो और इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बेस क्रिएट हो, इंडस्ट्रीज़ डेवलप हों, इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस क्रिएट हो, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास हो और भारत आत्मनिर्भर बने, तो सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी हो, सेल्फ रिलायंट हो जाए इंडिया, इस पर फोकस किया गया। और इसके तहत ये ज़रूरी था कि जनता मौजूदा समय में जो सरकार है वो देश निर्माण में लगी हुई है उस पर अपना कॉन्फिडेंस पोज करे,
क्योंकि ये बहुत ही पॉसिबल था कि भारत अभी उस समय में फ्रेजाइल था। आप इतनी डाइवर्स सोसाइटी के साथ एक नेशन के रूप में, एक राज्य के रूप में, एक स्टेट के रूप में कंटिन्यू हुए हैं, और वो भी लोकतांत्रिक राज्य के रूप में, तो ये बड़ा स्वाभाविक है कि लोगों की, इट वाज बट नेचुरल कि लोगों की गवर्नमेंट से, पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस बहुत हायर हों, क्योंकि 200 साल से वो उत्पीड़न झेल रहे थे एक कॉलोनियलिस्ट स्टेट का। और उसके पहले हमारे देश में स्टेट एब्सोल्यूटिस्ट थे, यानी कि किंगडम्स। ऐसे में जब लोगों को पॉपुलर गवर्नमेंट्स मिली और वो जो डेमोक्रेटिक स्टेट इस्टेब्लिश हुआ, उनकी एस्पिरेशंस और एक्सपेक्टेशंस देश की सरकारों से, भारतीय राज्य से बहुत अधिक थी। और ऐसे में इमीडिएटली चीज़ें उन तक पहुँचें, ये शायद ज़रूरी ना हो, उस समय में पॉसिबल भी ना हो, संभव भी ना हो, और ज़रूरी भी नहीं था। ये हालात बन जाते हैं कि आपको कोई इस डेमोक्रेटिक सिस्टम से डिसएंचेंट कर दे। ये फिर हालात बनते हैं कि आपको ये दिखाया जाए कि क्या मिला आपको एक लोकतांत्रिक देश बन करके भी। फिर ऑलरेडी इतनी सोशली डिवाइडेड नेशन, सामाजिक तौर पर बहुत से डिविजन्स हैं, जातियां हमने देखी हैं, धर्म के आधार पर हमने देखा है, क्षेत्र के आधार पर बटा हुआ है, बोलियों के आधार पर बटा हुआ है, आर्थिक स्तर पर बटे हुए हैं। तो इस तरह की सारी डिविजन्स एग्जिस्ट करती थी। डाइवर्सिटी एक जगह पर है, ये सारी की सारी डिस्क्रिमिनेशंस और डिविजन्स अपनी जगह पर हैं। ऐसे में ये संभव है कि राजनीतिक रूप में भारत अस्थिर कर दिया जाता। इन सभी चीज़ों से बाहर आना है, जनता का ज़्यादा से ज़्यादा योगदान सरकार के कार्यों में लेना है, जनता को आशावान बना के रखना है, होपफुल बना करके रखना है, राज्य की नीतियों के प्रति जनता में आस्था पैदा करनी है। ये ज़रूरी है कि जनता हर तरह से अफसरों की, निचले स्तर पर कर्मचारियों की सहायता और सहयोग करें, योगदान दें, ताकि नीतियाँ क्रियान्वित हो सकें। भूमि अधिग्रहण करनी है तो लोग भूमि दें, ज़मींदारी एबोलिशन करना है तो लोग उसमें साथ दें, टेनेंसी रेगुलेशन लेके आनी है तो लोग साथ दें। हमें जिस भी तरह के भारत के निर्माण के हेतु, भारत में चल रहे सामाजिक उत्पीड़न को ख़त्म करने हेतु और भारत में सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के प्रोत्साहन हेतु कार्य करने हैं, जनता की सहभागिता हो। जनता को शुरुआत में चाहे उनके इच्छा अनुरूप जीवन अभी ना भी मिले, पर उनमें एक आस्था और आशा हो कि आने वाले समय में भारत वैसा होगा जो हमें ये दे पाएगा। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये जनता तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। भारत क्या कर सकता है, ये देश को पता होना ज़रूरी है, जनता को पता होना ज़रूरी है। हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से हम कैसे अवसर निकालते हैं, क्या चैलेंजेस हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हम उनसे निकालते हैं, ये देश को दिखना ज़रूरी है। और देश की शिक्षा भी ज़रूरी है साथ के साथ ही। ऐसे में ये बड़ी बात है कि मीडिया का रोल क्या होगा इस समय में, और वो रोल यही था। तो जवाहरलाल नेहरू ये चाहते थे, अप्रोच ये रखी गई मास कम्युनिकेशन और मास मीडिया के प्रति कि द मीडिया टू फंक्शन एज अ वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी। वो ये देखें कि हम कैसे काम कर रहे हैं, लोगों के सामने हमारे कार्यों को रखा जाए, दिखाया जाए कि हम काम कैसे करते हैं, हम लोकतांत्रिक नियमों की पालना कर रहे हैं कि नहीं, संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप कार्य चल रहा है कि नहीं, संविधान में जिस तरह के हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में दिए गए हैं, हम उन्हें ज़मीनी स्तर पर नियम, नीतियाँ या कानून बना करके लागू करना चाह रहे हैं कि नहीं। हमारा संपूर्ण एक आकलन जनता के सामने प्रस्तुत हो, डेमोक्रेसी के वॉचडॉग के रूप में मीडिया काम करे। तो तब से लेकर आज दिन तक मीडिया पर यह दायित्व है कि उसे ऐसे काम करना है। और ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा हो ऐसा नहीं है, मीडिया की एक बड़ी भूमिका रही। मैंने आपको पढ़ाया था, आपने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा है, और आपने इसी चैप्टर में पढ़ा है कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स की एक बड़ी भूमिका रही भारत में लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट और नर्चर करने में। फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जो भी बुनियादी सिद्धांत लोगों में जगाने हैं वो जगाने के लिए, एक बुनियादी मांग एक राष्ट्र की जो होनी चाहिए उस मांग को पैदा करने में, और लोगों के बीच में जो आपसी भेद है और भारतीय समाज जिन सोशल इविल से ग्रसित था उससे उसे मुक्त कराने में ऑलरेडी ये मूवमेंट चल चुकी थी। और बाद में मीडिया ने, खासतौर प्रिंट जर्नलिज्म ने बड़ी भूमिका निभाई अंग्रेज़ों की कुरीतियों को लोगों के सामने रखने में, उनकी नीतियों का विरोध करने में, और भारतीय लोगों अपने अधिकारों के हितों में जागृत हों इसके लिए मुहिम चलाने में। तो मीडिया की अपनी भूमिका रही थी और वही भूमिका आगे भी निरंतर रहनी चाहिए। इसके साथ साथ मीडिया पर यह दायित्व डाला गया कि आप
टू स्प्रेड द स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड नेशनल डेवलपमेंट अमंग द पीपल। आप लोगों के बीच में ये लेकर के जाएं। सरकार जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रही है, जो भी हमारी डेवलपमेंट की नीतियां हैं, 5 ईयर प्लानिंग हम कर रहे हैं, ये जनता तक लेकर के जाइए, उन्हें बताइए कि हम क्या कर रहे हैं, ताकि उनके बीच में भी एक नेशनल डेवलपमेंट और सेल्फ रिलायंस की जो स्पिरिट है वो नर्चर हो लोगों के बीच में। लोग आगे आएँ योगदान देने के लिए और लोग समर्थन करें नीतियों का, काम चले उस हिसाब से। मीडिया के ऊपर ये दायित्व डाला गया कि आपकी ज़िम्मेदारी बनती है टू इन्फॉर्म द पीपल ऑफ वेरियस डेवलपमेंटल एफर्ट्स, कि हम क्या क्या कर रहे हैं। सड़कें बनाई जा रही हैं, डैम्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, पावर सप्लाई ग्रिड लेआउट किए जा रहे हैं, पावर सप्लाई लाइंस बिछाई जा रही हैं, स्टील, कोल, आयरन और डिफरेंट कई मिनरल्स के क्षेत्र में माइनिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, मशीन मेकिंग इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही हैं। स्ट्रेटजिक एरियाज़ में सरकार काम कर रही है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनके दिशा में सरकार अभी काम कर रही है, जिसके नतीजे आने वाले दिनों में आपको दिखेंगे। हर तरह के डेवलपमेंटल एफर्ट्स के बारे में जनता को बताया जाए, ये कहा गया। और दूसरा, मीडिया को ये जिम्मेदारी दी गई टू फाइट अगेंस्ट ऑपरेसिव सोशल प्रैक्टिसेस, जैसे कि जेंडर इनइक्वालिटीज़ चल रही थी, जैसे कि महिलाओं का उत्पीड़न था, जैसे कि जाति प्रथा बड़ी मजबूती से चल रही थी, बाल श्रम करवाया जा रहा था, और बोलियों का, जातियों का, क्षेत्रों का, धर्मों का जो भेद था, इन सब के विरोध में मीडिया अपना काम करता रहे। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन बहुत ज़रूरी था, यूनिटी ऑफ द पीपल बहुत ज़रूरी था, देश को एकजुट रखना ज़रूरी था। और उसके लिए लोगों में कोई भी संशय हैं, यदि सस्पिशंस हैं यानी कि डाउट्स हैं, उन्हें दूर किया जाए, भ्रम से लोगों को मुक्त किया जाए। वो किन्हीं भी तरह की विशक्राफ्ट और इस जादू टूने टूट के इस तरह के भ्रमों में जी रहे हैं, भ्रांतियों में, उनको उससे निकाला जाए। उन्हें एक लॉजिकल, एक रैशनल, एक लिटरेट सोसाइटी के रूप में विकसित किया जाए, जो सोसाइटी आधार बनेगी एडवांस इंडस्ट्रियल बेस्ड इंडिया का। यानी कि जो इंडिया बनेगा वो मॉडर्न इंडस्ट्री पर बेस्ड होगा, और उस मॉडर्न इंडिया को साइंटिफिक टेम्परामेंट नर्चर करना पड़ेगा। एक लॉजिकल, रैशनल और साइंटिफिक ईथोस विकसित होने ज़रूरी हैं भारत में, और उसमें मीडिया अहम भूमिका निभाएगा। मीडिया के ही वाया सामाजिक कुरीतियों को उजागर किया जाए, उनसे मुक्त होने के मार्ग बताया जाए कि आपको वहम भरम और किसी भी तरह के अंधविश्वासों से मुक्त होना है। आपको कार्मिक बनना है, श्रम करना है, अपने कौशल का विकास करना है और अपनी परिस्थितियों को बदलना है, क्योंकि भारत में अब संभावनाएं बहुत हैं। जहां भारत विश्व स्तर पर अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए कार्यरत है, वहीं प्रत्येक भारतीय भी अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए कार्यरत रहे। भारत अपने भाग्य का विधाता बनेगा। आप भी बनिए, देश को बदलिए, हम सब आगे बढ़ें, हम कार्य करें। इस चीज़ का प्रयास किया गया। तो ये तो एक अप्रोच रखी गई कि किस तरह से काम करना है मीडिया के सामने। तो शुरुआती तौर में आप ये देखेंगे, इसी अप्रोच के कारण आपको ये नज़र आएगा कि मेजॉरली जो सरकार की तरफ से प्रोग्राम चलाए जा रहे थे और मीडिया में जो प्रोग्राम आ रहे थे, वो न्यूज़ की तरह थे, करंट अफेयर्स की तरह थे, डिबेट और डिस्कशंस की तरह आ रहे थे। एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स का उतना तवज्जो नहीं थी। ये प्रोग्राम इसी दिशा में थे। फिर चीज़ें बदलेंगी। आरंभ हम रेडियो से करते हैं। देखते हैं इसकी शुरुआत कब से हुई। देखिए, भारत में 1920-21 में कोलकाता और चेन्नई के क्षेत्रों में एमेच्योर रेडियो आर्टिस्ट शुरू हुए। एमेच्योर रेडियो का मतलब क्या है? देखिए, आप इसको सरल तरह से दो कैटेगरी में रखिए, एमेच्योर और कमर्शियल। एमेच्योर वो जो लाइसेंस प्राप्त रेडियो स्टेशन रन करने वाले लोग हैं, बट ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं, डेवलपमेंट्स एक्सचेंज करते हैं, ये कोई एंटरटेनमेंट एक्सचेंज करते हैं, कुछ भी एक्सचेंज करते हैं, बट इनका पर्पस कमर्शियल नहीं है, यानी कि मॉनेटरी पर्पस से नहीं कर रहे। ये मॉनेटरी पर्पस से ऐसा नहीं कर रहे, पर ये लाइसेंस प्राप्त पर्सन होते हैं। इनको मैं आपको बता दूं कि इनका टैग मिलता है कि ये U2AH हैं, ये UF21H हैं। ये सभी क्योंकि ये एक लो फ्रीक्वेंसी बैंड पर अपने प्रोग्राम को एयर कर रहे होते हैं।